हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं राजफूल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरपी सिंह साइंस वाला में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन का क्रैश कोर्स। ठीक है, क्रैश कोर्स मतलब जितने भी पॉइंट्स एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट्स हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। और मोटिवेट के लिए गाइस एक शायर हमने लिखा है कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के चैप्टर को शुरू करते हैं। आप बस बी पॉजिटिव रहिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम के लिए जितना हो सके हम करें। ठीक है, पहला है कि परावर्तन का एक नियम है। पहला चैप्टर फिजिक्स में परावर्तन है, तो परावर्तन के लिए जो माध्यम होती है वो अपारदर्शी पदार्थ होता है, लेकिन अपवर्तन के लिए माध्यम पारदर्शी होता है, क्योंकि अपवर्तन में प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना होता है। ठीक है, यहाँ हमने एक माध्यम लिया है, एक कांच लिया है। ठीक है, तो कांच के ऊपर हवा होगा, फिर नीचे भी हवा होगा। तो यहाँ प्रकाश की अगर किरण आपतित होती है तो जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जहाँ क्रॉस करती है वहीं से हम एक अभिलंब डाल देते हैं, और आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगी तो अपवर्तित किरण में बदल जाएगी, और वो अपवर्तित किरण अगर वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आए तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, फिर अगर वो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी, और ये दो क्रियाएं जब एक साथ होगी तो अंतिम में जो कोण बनेगा उस कोण को निर्गत कोण कहते हैं, और उस किरण को निर्गत किरण कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका डिफिनीशन है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यहाँ पे हमने फिगर के द्वारा भी दर्शाया है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में माध्यम, ठीक है, तो अपने पथ से क्या होगी, विचलित हो जाती है। ठीक, आगे देखिएगा, काफ़ी हमने उसी पॉइंट्स को नोट किया है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, किसी विशेष माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। नोट में, अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो अपवर्तन के दूसरे नियम को कहते हैं। ठीक है, दूसरा नोट है कि जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी पदार्थ पर लंबवत पड़ती है तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। उस समय आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, तो दोनों का मान 0 डिग्री होगा, क्योंकि कोई कोण बनेगा ही नहीं। ठीक है, अगला नोट है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए, दैनिक जीवन में प्रकाश का अपवर्तन,
जल में छड़ी का टेढ़ा दिखाई देना, ये किस घटना के कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तालाब में मछली का अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कुआं की गहराई का कम मालूम पड़ना, किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आगे देखिए, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का सिंबल म्यू है। इसका परिभाषा क्या है कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। ये है इसकी फार्मूला या डिफिनीशन के रूप में ये फार्मूला हमने सजाया है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन भी हमने रखा है कि यदि जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो जल का अपवर्तनांक निकालें। ठीक है, तो देखिए दिया है कि जल में प्रकाश की चाल कितनी है 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं जल का अपवर्तनांक। फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और माध्यम में प्रकाश की चाल, तो माध्यम में यहाँ पे क्या दिया है जल में, तो जल में प्रकाश की चाल क्या है 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखिए यूनिट से यूनिट कट जाएगा, मीटर प्रति सेकंड सेम है, 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा, और 3/2.25 को कट करेंगे तो 1.33 आएगा। इसलिए हमने नीचे लिखा भी है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है तो 1.33। इसी तरह कांच का अपवर्तनांक कितना होता है तो 1.5, और हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है तो 2.42। कई बार पूछा हुआ है। आगे देखिएगा, आगे है प्रिज्म। तो प्रिज्म किसे कहते हैं? तो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म में कुल 5 सतह होते हैं। प्रिज्म में प्रकाश हमेशा आधार की ओर से मुड़ती है। ये फिगर है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला कुछ पॉइंट्स जो है इसमें हमने वही पॉइंट्स सारे कवर किए हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे है लेंस के बारे में। अब देखिए लेंस कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को कन्वेक्स लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को कनकेव लेंस कहते हैं। ठीक है, लेंस किसे कहते हैं तो लेंस पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा है जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। ठीक है, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, जिसे कन्वेक्स लेंस इंग्लिश में बोलते हैं, तो वैसा लेंस जिसमें किनारे की अपेक्षा मध्य का भाग अधिक मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अगला है अवतल लेंस किसे कहते हैं, तो वैसा लेंस जिसमें मध्य भाग की अपेक्षा किनारे का भाग अधिक मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, यह है उत्तल लेंस का फिगर और यह है अवतल लेंस का फिगर। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखें कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। ये भी कई बार पूछा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये आता है। तो प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के मुख्य फोकस पर जमा होती है या अभिसरित होती है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। गाइज ये फिगर है और इसी को कहते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ठीक है, देखिए एक जगह एकत्रित हो रही है, अभिसरित हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। आंसर होगा कि प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद बाहर की ओर फैल जाती है, जो मुख्य फोकस से फैलती हुई या अपसरित होती हुई मालूम पड़ती है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, और ये इसका फिगर है। आगे देखिएगा, हमने एक शॉर्ट ट्रिक में बनाया है कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति क्या होगा। ठीक है, ये उत्तल लेंस है,
तो इसमें देखिए क्या लिखे हैं, अगर होता क्या है, एक ट्रिक होती है कि फोकस का उल्टा इन्फिनिट होता है, अनंत होता है, और साथ ही अनंत का उल्टा फोकस होता है। और एक होता है कार्बन का उल्टा केंद्र का उल्टा केंद्र होता है, और फिर केंद्र का उल्टा केंद्रीय होता है। यही दो टेक्निक पे हमने इसको सजाया है। पहला, अगर वस्तु अनंत पे होगा तो अनंत का उल्टा क्या, हम अभी आपको बताएं, फोकस। तो अगर वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। अगर वस्तु अनंत और फोकस के बीच है तो प्रतिबिंब भी अनंत और अगर वस्तु अनंत और फोकस के बीच है तो अनंत का उल्टा क्या होगा, फोकस, और फोकस का उल्टा ये फोकस नहीं है, ये 2F1 है, यानी वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र का उल्टा वक्रता केंद्र ही होता है। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु होगी तो F2 और 2F2, ये वक्रता केंद्र दूसरा है, तो दूसरे वक्रता केंद्र और F2 के बीच बनेगी। तीसरे नंबर पे अगर वस्तु 2F1 पे है तो प्रतिबिंब 2F2 पे बनेगी। अगर वस्तु 2F1 और F1 के बीच होगी तो बनेगी 2F2 और अनंत के बीच। अगर वस्तु F1 पे है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगी। अगर वस्तु F1 और केंद्र के बीच है, ऑप्टिकल केंद्र के बीच, सेंटर के बीच है, तो वस्तु के तरफ ही प्रतिबिंब बन जाएगी। इधर जो है पहले सब बहुत छोटा, फिर बराबर, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा, और ये सारे वास्तविक बनेंगे और उल्टा बनेंगे। और इधर जो बना है वो क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक है, आगे देखिए नोट में, अवतल लेंस में वस्तु की किसी भी स्थान के लिए काल्पनिक, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अवतल लेंस में कोई भी अगर प्रतिबिंब बनेगा तो वो काल्पनिक ही बनेगा, और काल्पनिक बनेगा तो जाहिर सी बात है सीधा भी बनेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, एक नोट है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। जो आपतित किरण होती है ना, वो इस दिशा में जा रही थी, इसकी मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, तथा आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। अब यहाँ है लेंस का फॉर्मूला। हमेशा हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लेंस का फॉर्मूला है और कौन सा दर्पण का फॉर्मूला है। तो देखिए लेंस में है लेंस मतलब लेस कर देना। जब हम लोग जाते हैं दुकान पे तो बोलते हैं कि थोड़ा सा लेस कर दीजिए, तो लेस मतलब माइनस कर दीजिए। तो इसलिए लेंस में क्या होता है, माइनस होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, और दर्पण में होता है तो बस प्लस होता है। ठीक है, ये चिन्ह परिपाटी है। वस्तु हमेशा बाईं ओर रहती है तो बाईं ओर रहेगी तो माइनस में रहेगी, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, दोनों में। इसमें अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है उत्तल में तो माइनस होगा, अगर वास्तविक बनता है तो प्लस होगा। अवतल में तो अभी पढ़े हैं कि केवल काल्पनिक ही बनता है इसलिए माइनस होगा। अवतल की फोकस इधर होती है इसलिए माइनस में होगी, उत्तल की फोकस इधर होती है यानी प्लस में होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप इसे बना सकते हैं। इसमें U दिया है, F दिया है, भी पूछा है, आंसर यहाँ हम लिख दिए हैं। अगला है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। तो इसका डिफिनीशन होगा कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता बराबर 1/फोकस दूरी, यानी P बराबर 1/f, और f जो होती है फोकस दूरी होती है, उसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर होता है, और इसको ऊपर कर देंगे तो प्रति मीटर, यानी लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक प्रति मीटर होता है। तो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर ये ज्ञान आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।